प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने स्वर संधि के 5 भेद पढ़ लिए थे। आज हम देखेंगे छठा भेद और सातवां भेद, पूर्व रूप और पररूप स्वर संधि। ठीक है, पूर्व रूप स्वर संधि। देखो इसमें क्या होगा। पूर्व रूप स्वर संधि में आप देखोगे कि प्लस से पहले ए या ओ होगा, प्लस से पहले ए या ओ होगा और उसके बाद आपको मिलेगा ए। क्या मिलेगा? ए। ठीक है, ए ओ के बाद ए आने पर पूर्व रूप एक आदेश हो जाएगा। पूर्व रूप क्या हो जाएगा? एक आदेश हो जाएगा। ए या ओ अपनी जगह रहेगा और आगे वाले ए का हो जाता है अवग्रह चिन्ह। क्या हो जाता है? अवग्रह चिन्ह। इस प्रकार से समझेंगे, जैसे ए ओ के बाद ए आने पर ए ओ अपनी जगह पूर्व रूप एक आदेश रह जाएगा और आगे वाले ए का हो जाएगा अवग्रह चिन्ह। ठीक है, ये ए ओ कहाँ होगा? ये किसी शब्दरूप विभक्ति के शब्द में होगा। किसी विभक्ति के अंत में ए ओ आने पर और आगे ए आने पर कौन सी संधि होगी? पूर्व रूप संधि होगी। नहीं तो ये कंडीशन आपकी अयादी संधि में मिलती है, जैसे ने प्लस अनम, ने प्लस अनम, ए के बाद ए। ये अयादी संधि में भी बन रहा है, लेकिन यहाँ ए ने शब्द है, ये कोई सार्थक शब्द नहीं है, न ही किसी विभक्ति का शब्द है, लेकिन पूर्व रूप स्वर संधि का आएगा। जैसे ग्रामे प्लस अस्मिन, ग्रामे प्लस अस्मिन, इसमें क्या है? मैं में ए है, ए के बाद ए है। ये ए सप्तमी विभक्ति का शब्द है। ग्रामे गांव में, ये एक सार्थक शब्द है, विभक्ति का शब्द है। इसके अंदर ए ओ आने पर विभक्ति के शब्द में ए और उसके बाद ए आने पर पूर्व रूप है, और इसमें ए ओ आने पर जैसे आता है पो प्लस अनम। क्या आता है? पो प्लस अनम। तो यहाँ क्या है? ओ के बाद ए। ये अयादी संधि में ए और ओ जिस शब्द के ऊपर हो उसका कोई अर्थ नहीं होगा, वो सार्थक शब्द नहीं है। तो ये अपने आप में अलग है, क्योंकि प्लस के दोनों तरफ ए प्लस ए दोनों संधि मिलेंगे, अयादी में भी मिलेंगे और पूर्व रूप स्वर संधि में मिलेंगे। तो इसको हम इस प्रकार से समझेंगे, ये ए ओ होगा, वो किसी भी व्यक्ति का शब्द होगा, उसके अंत में ए ओ होगा। यहाँ कोई सार्थक शब्द नहीं होगा, उसके अंत में ए ओ होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसके उदाहरण देखेंगे। जैसे पहला उदाहरण है, ग्रामे प्लस अस्मिन, ग्रामे प्लस अस्मिन। दूसरा है ते प्लस, ते नहीं आएगा, इसमें आप लिख सकते हो जैसे सो प्लस एवदते, सो प्लस एवदते। यहाँ देखो, ये है ग्रामे प्लस अस्मिन, इसमें ए के बाद ए है और इसमें क्या है? ओ के बाद ए है। ठीक है, तो यहां आप तीसरा देखेंगे, हरे प्लस अवे। ठीक है, तो इसमें क्या है? ए के बाद क्या है? ए के बाद ए शब्द रूप है, विभक्ति का शब्द है। इसके अंत में आने पर आप देखोगे पूर्व रूप एक आदेश रह जाएगा, ए अपनी जगह रहेगा, ग्रामे का ग्रामे लिखा जाएगा, आगे वाले ए का अवग्रह चिन्ह हो जाएगा और लिख देंगे ग्रामेस्मिन। क्या लिख देंगे? ग्रामेस। ठीक है, अवग्रह चिन्ह के ऊपर कभी भी लाइन नहीं लगानी है। ठीक है, आगे है सो प्लस एवदत, से में है ओ के बाद है ए, ओ के बाद क्या है? ए। ओ को ओ पूर्व रूप एक आदेश रहेगा, से के अंदर ओ रहेगा और आगे वाले ए का हो जाएगा अवग्रह चिन्ह सो अवदत। क्या हो जाएगा? सो अवदत। ठीक है, फिर आगे है हरे प्लस अव, ए के बाद में आ गया ए पूर्व रूप एक आदेश रहेगा, तो ये रहेगा हरे, ए का हो जाएगा अवग्रह चिन्ह और वह हरे अव। जैसे है अंते प्लस अपी, अंते प्लस अपी, ए के बाद ए आने पर अंते का अंते रह जाएगा और आगे वाले ए का क्या हो जाएगा? अवग्रह चिन्ह अंते अपी। इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक
ऊ का और देख लो, ओ का मोहितो प्लस ए भवत, मोहित हो गया। यहां भी क्या है, ओ है, ओ के बाद ए है, तो पूर्व रूप एकादेश रहेगा, मोहितो का मोहितो लिखा जाएगा और आगे वाले ए का हो जाएगा अवग्रह चिन्ह, मोहितो अभवत। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ओ के बाद अवग्रह चिन्ह और ए के बाद अवग्रह चिन्ह आने पर कौन सी संधि होगी, पूर्व रूप स्वर संधि। ठीक है, पूर्व रूप का मतलब होता है पहले वाला स्वर अपनी जगह रह जाएगा, पर रूप का मतलब होता है बाद वाला स्वर रह जाएगा। ठीक है, तो ए ओ के बाद ए आने पर पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा और ए का हो जाएगा अवग्रह चिन्ह। इस प्रकार से आप ये उदाहरण देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे पर रूप स्वर संधि। अगली स्वर संधि, अंतिम स्वर संधि है पर रूप स्वर संधि। कौन सी है, पर रूप स्वर संधि। पर का मतलब होता है बाद वाला रूप एकादेश हो जाएगा, इसमें बाद वाला रूप एकादेश हो जाएगा। इसमें क्या होगा, जैसे अकारांत उपसर्ग मिलेगा आपको, पहले क्या मिलेगा, अकारांत उपसर्ग के बाद कोई भी ए और ओ से शुरू होने वाली धातु रूप आने पर, अकारांत उपसर्ग के बाद ए ओ से शुरू होने वाले धातु रूप आने पर रूप एकादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए है तो ए रह जाएगा, ओ है तो ओ हो जाएगा। ठीक है, और अकारांत का मतलब है जो ए है वो उसका लोप हो जाएगा, ए नहीं रहेगा। अकारांत उपसर्ग जैसे प्र उपसर्ग है, उप है, उप उपसर्ग है, अ उपसर्ग है, जिसके अंत में ए हो, जिसके अंत में ए हो उसे हम कहेंगे अकारांत उपसर्ग। ठीक है, तो यही ध्यान में रखना है, अकारांत उपसर्ग के बाद ए ओ आने पर ए ओ पररूप एकादेश हो जाएगा, ए नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा, ए नहीं रहेगा। जिस प्रकार से हम उदाहरण देखेंगे, पहला उदाहरण है प्र प्लस एजते, दूसरा है उप प्लस औसती, फिर है तीसरा है अव प्लस औसती। ठीक है, फिर है चौथा प्र प्लस एधते, प्र प्लस एधते। तो इसमें क्या होगा, अकारांत उपसर्ग है उसके बाद में ए, अकारांत उपसर्ग उसके बाद में ओ, अकारांत उपसर्ग उसके बाद में ओ, अकारांत उपसर्ग इसके बाद में ए, यानी ए ओ ए, ये जो है पर रूप ये अपनी जगह रहेगा, ए नहीं रहेगा, तो इसका सीधा बनेगा प्रेजते। क्या बनेगा, प्रेजते। फिर है उप प्लस औसती, इसका क्या बनेगा, उपोसती। क्या बनेगा, उपोसती। फिर है अव प्लस औसती से क्या बनेगा, अवोसती। क्या बनेगा, अवोसती। फिर है प्र प्लस एधते से क्या बनेगा, प्रेधते। क्या बनेगा, प्रेधते। ठीक है, इस प्रकार की स्थिति आपको एक संधि और भी मिलेगी। इसमें क्या है, प्र में ए और ए प्लस ए प्लस, जैसे यहां लिख रहा हूं दोबारा, प्र प्लस एजते। ठीक है, यहां ए प्लस ए, ये दो स्वर प्लस के दोनों तरफ आपको वृद्धि स्वर संधि में भी मिलेंगे, लेकिन उसमें क्या फर्क होगा, देखो न प्लस एकता, न प्लस एकता, यहां ए प्लस ए, इसमें भी ए प्लस ए है, इसमें भी ए प्लस ए है, लेकिन फर्क ये रहेगा कि यहां ए जो है वो उपसर्ग के अंदर है, यहां ए जो है वो किसी सार्थक शब्द के अंदर है। न का मतलब नहीं, न का मतलब नहीं, प्र उपसर्ग है। ठीक है, आगे वाला ए है वो किसी शब्द का ए है, यहां ये धातु है एज धातु, तो धातु रूप का ए ओ होगा, दोनों अलग अलग हैं। यानी यहां अकारांत उपसर्ग मिल गया, इसका मतलब है आगे ए आने पर वो वृद्धि संधि नहीं हो सकती, ये हमारी संधि होगी पररूप स्वर संधि। तो इसमें हो जाएगा प्रेजते और इसमें वृद्धि संधि होकर हो जाएगा नैकता। क्या हो जाएगा, नैकता। ठीक है, इस प्रकार से आप समझेंगे पररूप स्वर संधि में अकारांत उपसर्ग के बाद, अकारांत उपसर्ग के बाद ए ओ आने पर
पर रूप, बाद वाला रूप एक आदेश हो जाएगा। एक आदेश का मतलब है ए प्लस ए आ गया तो उसमें एक ए आदेश होगा, ए नहीं होगा। एक आदेश, बाद वाला एक आदेश रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से पररूप संधि होगी। इसके कुछ अपवाद शब्द और भी हैं, 4-5 उदाहरण जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दे रखे हैं वो भी आप देखेंगे। जैसे एक उदाहरण दे रखा है अपवाद, मान के चलो आप इनको अपवाद शब्द, इनमें पररूप संधि होगी। जैसे पहला है सक प्लस अंधु, दूसरा है कर्क प्लस अंधु, तीसरा है मनस प्लस ईसा, चौथा है पतत प्लस अंजलि, पतत प्लस अंजलि है। ठीक है, इस प्रकार से आप देखेंगे इसमें। तो जैसे ए प्लस ए, यहां दोनों तरफ ए हैं, यहां दीर्घ संधि न होकर ये अपवाद शब्द है। ए प्लस ए आने पर भी यहां केवल पररूप आदेश, यानी यहां ए है और आगे ए है, पररूप बाद वाला ए रहेगा, पहले वाला नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसका सकांधु न बनकर के बनेगा सकंधु। क्या बनेगा? सकंधु। यहां है करक प्लस अंधु, ए प्लस ए, पहला ए नहीं रहेगा, बाद वाला पर रूप एक आदेश होगा, तो ये बनेगा करकंधु। क्या बनेगा? करकंधु। फिर आगे है मनस प्लस ईसा, इसके अंत में है अस। क्या है? अस के बाद ई आ गया तो बाद वाला ई रहेगा, अस नहीं रहेगा। यहां से में तो स्वर नहीं है तो न में से ए निकालेंगे, अस हट जाएगा और शब्द बनेगा मनीषा। तो मनीषा में कौन सी संधि होगी? पर रूप स्वर संधि। फिर आगे है पतत प्लस अंजलि, इसमें तय में स्वर नहीं है, पीछे से स्वर लेंगे अत, इसमें क्या बचेगा? अत के बाद आ गया ए, तो पर रूप एक आदेश रहेगा, अत नहीं रहेगा, तो ये बनेगा पतंजलि। क्या बनेगा? पतंजलि। ठीक है, इस प्रकार से ये अपवाद शब्द हैं पररूप संधि के, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में ये उदाहरण दे रखे हैं। ठीक है, तो कल हम व्यंजन संधि शुरू करेंगे। जिस भी बच्चे को कोई संधि समझ में नहीं आए तो वो बता सकते हैं। स्वर संधि के 7 भेद हैं, इनमें से कोई सी भी संधि आपको समझ में नहीं आई तो आप अच्छी तरह से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर बता दूं कि होमवर्क जिस विद्यार्थी ने व्याकरण का जो गृह कार्य पहले कर लिया था उसको फिर से करने की आवश्यकता नहीं है। जिस विद्यार्थी ने पहले मई जून में होमवर्क नहीं किया था व्याकरण का, वही विद्यार्थी आगे का होमवर्क करें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।